हेलो दोस्तों, मैं आरएस राजपूत एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्षम इंस्टीट्यूट 360 डिग्री में। दोस्तों मैंने आपको पिछली क्लास में चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में बताया था कि किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य जो है एक ऐसा पहला शासक हुआ जो नंद वंश को हरा तो देता है, लेकिन उसके लिए उसको डायरेक्ट युद्ध नहीं करना पड़ता है। ओके, तो दिस इज वेरी गुड थिंग अबाउट द चंद्रगुप्त मौर्य कि चाणक्य की कूटनीति और उसकी सफलता के कारण चंद्रगुप्त मौर्य राजा जब बनता है पूरे मगध का, तो उसके लिए कोई खून खराबा होता ही नहीं है। और इसके लिए ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा शासक था जो बिना युद्ध करे, बिना किसी नरसंहार के मगध का साम्राज्य का, या तो पूछ लेंगे आपसे मगध का राजा कौन था, या आपसे पूछ सकते हैं ऐसा कौन सा राजा था एंशिएंट भारत, प्राचीन भारत में, जिसमें उसने कोई युद्ध ही नहीं किया और वो सीधे शासक बन गया, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य आप लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बताई थी। ओके, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरीके से जो आपका घनानंद था, घनानंद वो आपका क्या था, वो जंगलों में भाग जाता है सोने चांदी पूरा बुरिया बस्तर बांध के। ठीक है, इस तरीके से घनानंद सीधे भाग लेते हैं कि भैया बचना है तो निकल लो, नहीं तो निपटा दिए जाओगे। और आपका जो वो था पर्वतक, वो विषकन्या निपटा देती इनको, ये भी हमने आपको बताया था किस तरीके से विषकन्या। और इसके पीछे शामिल कौन था, वो चाणक्य थे, आप ये भी जानते हो। ये चाणक्य ने बुद्धि लगाई कूटनीति इसमें कि पर्वतक को भी निपटा दिया। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक शासक बनने का, जो मगध का शासक बनने का रास्ता था, वो सीधे सीधे साफ हो जाता है। ठीक है, ओके। अब 320 बीसी जो है आपका 320 बीसी यानी कि 320 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त जो मौर्य है आपके, चंद्रगुप्त मौर्य वो क्या है आपके मगध के शासक बन जाते हैं, मगध शासक बने। ठीक है, इसको आप चाहे तो देख सकते हैं कब बने, तो 320 ईसा पूर्व में। ठीक है, बीसी मतलब ईसा पूर्व में, इसको मैंने आपको पहले भी बता रखा है, देख लीजिए। ओके, डालता हूं इसको है। अब देखिए आपको मैं अब जो मौर्य साम्राज्य है चंद्रगुप्त मौर्य का खास तौर से, तो उसकी विशेषताएं थोड़ी सी बताऊंगा। ठीक है, तो इसको आप देखिए, क्वेश्चन चूंकि कई बार पूछ लेते हैं तो हम आपको बता दे रहे हैं। मौर्य साम्राज्य की एग्जैक्ट देखें तो विशेषताएं, ठीक है, क्योंकि बड़ी अच्छी अच्छी इनके साम्राज्य में विशेषता रही थी। कारण यह था कि चंद्रगुप्त मौर्य चूंकि चाणक्य भी हैं, चाणक्य प्रधानमंत्री इनके, तो उनकी हर एक से जो उनके कॉन्सेप्ट थे, किसी भी चीज को, साम्राज्य को किस तरीके से चलाया जाए, जनता को किस तरीके से सुखी किया जाए, तो उन्हीं के हिसाब से आपके चाणक्य चल, उन्हीं के हिसाब से आपके चंद्रगुप्त मौर्य चल रहे हैं। किसके हिसाब से, चाणक्य के हिसाब से। तो आपका उसी हिसाब से मैं आपको विशेषताएं बता रहा हूं। पहली विशेषता है, एक तो है केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था, ये लिख दीजिए, केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था का तात्पर्य आपका ये हुआ कि जो मौर्य डायनेस्टी है या मौर्य वंश है, उसमें क्या है कि अगर जैसे पाटलिपुत्र की राजधानी, ठीक है, तो राजधानी और जितने भी इनके साम्राज्य फैला हुआ जहां जहां भी, तो वहां पर इनका पूर्ण कंट्रोल, नियंत्रण है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश करता है, जैसे आप आज के एग्जांपल लीजिए, जैसे आज हमारा है तो भारत हो गया, इसको अगर आप मगध मान लो, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे, और आपकी दिल्ली जो है इसको आप मान लो क्या, पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र चूंकि दिल्ली है तो यहाँ पर तो अच्छा खासा नियंत्रण रहता है साम्राज्य का, तो यहाँ कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप चले आप चेन्नई,
साउथ में चले जाओ, बिल्कुल कन्याकुमारी पहुंच जाओ, ठीक है। तो कन्याकुमारी और आपका दिल्ली, तो इसका जो दूरी है अच्छी खासी है, बट देखा जाए तो अगर कन्याकुमारी में भी कोई गड़बड़ करता है तो क्या उसको केंद्र दंडित नहीं करता है? कई जगह होती है, पहले तो राज्य उसको दंडित करता है, ठीक है। और कई मामलों में जब आप सुप्रीम कोर्ट है वो आपकी राज्य की तो है नहीं, वो सेंट्रल की है, देखा जाए पूरे देश की है। तो इसी तरीके से व्यवस्था थी, सेंट्रल व्यवस्था थी। यानी कि अगर इस तरीके से देखिए, अगर आपका मैप है, ये आपका जैसे मैप है, ठीक है, ये हो गया, ये आपका अगर मैप है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक, ऐसे देखें तो ये आपका मगध है, ठीक, इधर पाटलिपुत्र मान लो आप, ठीक। तो यहां से इसका जहां तक साम्राज्य फैला था वहां पर इनका पूर्ण नियंत्रण था। यानी कि जमींदारी सिस्टम एक तरीके से नहीं था, आप ऐसे समझो कि जो जहां के लोग थे, शोषक वर्ग नहीं था, सीधे राजा के नियंत्रण में पूरी सत्ता थी। आप सोचिए इनका साम्राज्य जहां तक होगा, अभी बताएं कहां तक था, लेकिन इनका पूर्ण नियंत्रण था। तो ये एक बहुत बड़ी मतलब एक तरीके से ये एक बहुत बड़ी व्यवस्था थी, ठीक है, केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक। एक तो ये चीज लिख लीजिए। दूसरी है, पहली बार क्या होता है, मूल्यवर्धित सरकार, ठीक। नंबर दूसरा पॉइंट है, पहली बार मूल्य वर्धित, ठीक है, यानी कि वैल्यू एडेड, ठीक, वैल्यू एडेड सरकार बनी पहली बार, ठीक है। तो पहली बार हो रहा मूल्यवर्धित सरकार। अब इसका मतलब क्या होगा, देखिए पहली बार मूल्यवर्धित सरकार का मतलब हो रहा है कि लोक कल्याणकारी कार्य हो रहे हैं, लोक कल्याणकारी कार्य की व्यवस्था की जा रही है, ठीक है। अब लोक कल्याणकारी कार्य जो मैं आपको बता रहा हूं, तो ठीक है, तो मूल्यवर्धित सरकार जो है आपका, वो एक तरीके से लोक कल्याणकारी कार्य, जैसे आज के समय में आप देखोगे तो भारत जो है, हम लोग क्या जानते हैं आप कि लोक कल्याणकारी कार्य पर फोकस गवर्नमेंट हमेशा करती रही है और करती आई है और कर रही है, ठीक है। यानी कि ऐसी कोई भी व्यवस्था जो लोगों की सुख सुविधा के लिए हो, लोक कल्याणकारी हो गए। जैसे कि आपको अगर कॉर्पोरेट वर्ग में जाएंगे आप, तो उनसे कहा जाता है कि एक चीज होती है, उनका एक CRR करके कुछ होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी कि आपको सामाजिक कल्याण कार्य करना है। अगर आप इतने से इतने परसेंट, जैसे समझ लीजिए अगर आप इतने से इतने परसेंट तक कमाते हैं, आपका इतना करोड़ का टर्नओवर है, तो उसका कुछ परसेंट, 1 से 2% आपको लोक कल्याणकारी कार्य में खर्च करना पड़ेगा। तो सेम वही प्रोसेस था कि यहाँ पर भी जो स्मॉल साम्राज्य है वो लोग कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी इनकी विशेषता थी। जैसे कि नहरें खुदा रहे हैं, ठीक है, सिंचाई के लिए नहरों की व्यवस्था ये कर रहे हैं, ठीक है, सड़क बन रही है। तो इस तरीके से जो कार्य है वो मौर्य लोग कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। ओके, इसमें एक चीज और होती है कि इस टाइम में आपकी दास प्रथा समाप्त हो जाती है। दास प्रथा समाप्त कर दी जाती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इस टाइम जो है, जो ये देखा जाए तो पहली बार है, ठीक, पहली बार आपकी दास प्रथा क्या है, समाप्त हो रही है इस टाइम में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पहली बार भारत में दास प्रथा कब समाप्त हुई, तो पहली बार भारत में जो दास प्रथा है वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में समाप्त हुई। अगर आपसे पूछे किस वंश में समाप्त हुई, तो वो मौर्य वंश के टाइम में समाप्त हुई।
देखा जाए जैसे ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन में जो दास प्रथा है कब समाप्त हुई है? वो समाप्त हुई है ब्रिटेन में जो हुई है में दास प्रथा की जो समाप्त हुई वो 1843 में। देखिए कितने टाइम बाद। हम लोगों का कब समाप्त हो रही? मौर्य साम्राज्य के टाइम में 320 बीसी की बात, ऐसे समझ लीजिए 320 बीसी। तो इस टाइम आपकी समाप्त हो चुकी है और इनकी हो रही 1843 में। तो ये एक अच्छी अचीवमेंट थी हम लोगों के लिए। तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि प्राचीन काल में आपकी दास प्रथा कब समाप्त हुई है? तो वो है आपकी मौर्य काल में, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, अच्छा। अब जैसे ये बताते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था, लिख लीजिए जैसे विशेषता है। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में क्या था कि जो दास पुत्र था, दास पुत्र था, इसका भी संपत्ति में अधिकार था। संपत्ति में अधिकार, इसको लिख लीजिए। जो दास पुत्र यानी कि जो जैसे दासियां थी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम के पहले देखा जाए तो दासियां हुआ करती थी। जैसे आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था मुरा नाम की जो इसकी कहानी आती है इसकी माँ की, कि मुरा नाम की एक दासी थी और जिसको रखेल बोला गया था, किसकी? घनानंद की। तो उससे उत्पन्न हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये कहानी मिलती है आपको बाकायदे। तो चंद्रगुप्त मौर्य उत्पन्न हुए थे और मौर्य कहीं ना कहीं जो घनानंद थे उन्होंने क्या किया था कि कहीं इनको मतलब जो बच्चा उत्पन्न हुआ है कि उसको भी अपनी संपत्ति पर अधिकार ना देना पड़ जाए, तो इसलिए उन्होंने मुरा और बच्चा दोनों को बाहर कर दिया था, जंगल भेज दिया था। तो इसी वजह से आप देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो दास पुत्र के लिए भी क्या कर रहा है? संपत्ति का अधिकार दे रहा है, यानी संपत्ति जो भी है उसमें आपका अधिकार होगा। ठीक है, और दास प्रथा तो वो समाप्ति कर रहे हैं। ठीक, इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य जो स्पेशल कर रहा है वो दास पुत्र अगर ऐसा हुआ है तो उस पुत्र को भी संपत्ति में अधिकार दिया जा रहा है। ठीक, ये तीन मेन पॉइंट थे इसके। एक तो ये लोक कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया। एक इनका सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, यानी कि केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था है, और दास पुत्र को संपत्ति पर अधिकार दे रहे हैं। तीन पॉइंट है, इनको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए इसमें कुछ विशिष्ट तत्व देखते हैं। अब देखिए विशिष्ट तत्व, विशिष्ट तत्व। अब ये क्या है? अब इसमें देखिए पहला जो है, इसमें क्या हुआ? इस टाइम पहली बार एकीकृत, एक लाइन लिखा दे रहे क्योंकि आपको पता रहेगा तो ज्यादा दिमाग में आपके फोकस क्लियर हो जाएगा। और ठीक है, स्टॉप कर लीजिए फिलहाल है। पहली बार भारत के एकीकृत राज्य की स्थापना, भारत के एकीकृत राज्य की स्थापना हुई है, राज्य की स्थापना हुई है, लिख लीजिए। पहली बार हुई, यानी कि पहली बार भारत का नक्शा बना, भारत का एक नक्शा बना क्लियर, एक्चुअली भारत है कहाँ कहाँ तक। ठीक है, ये पहले आप बोलेंगे। इससे पहले नक्शा वक्शा कुछ नहीं था, इस टाइम नक्शा बना। इसमें क्या था? इस नक्शे में, ठीक है, इसमें था कावेरी नदी तक दक्षिण भारत, ठीक है, कावेरी नदी तक दक्षिण भारत था। इसमें उत्तर पश्चिमी क्षेत्र भारतीय सीमा से जो सटा हुआ है, भारतीय सीमा से जो सटा है, ठीक है, से सटा है जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है वो था, यानी कि वर्तमान में देखें तो वो पाकिस्तान
प्लस कुछ पार्ट जो है उसमें अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, यानी कि अगर आप देख रहे हो मैप आपका इस टाइप से है, ठीक है, तो भारत अगर ये इधर पाकिस्तान है, इधर कहीं से अफगानिस्तान है, तो ये अफगानिस्तान अगर आप देखोगे, अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, तो बेसिकली कुछ पार्ट इधर भी था और इधर भी पाकिस्तान था, ये और ये इधर पूरा इंडिया इस तरीके जो कि देखिए कितना बड़ा था, कावेरी नदी तक था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर था, इन लोगों का सेंट्रलाइज सिस्टम था यहाँ पर, पूर्ण लोक कल्याणकारी कार्य किए जाते थे। देखिए इतने में इनका पूर्ण रूप से देखा जाए तो यहाँ तक तो पूरा पूरा फैला हुआ था। ठीक है, ये चीज इनकी अच्छी थी और इसको क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। ठीक, अब आते हैं मौर्य साम्राज्य के विस्तार के विषय में। ये आपको मैंने बता दिया, एक ही पॉइंट था इसमें, प्रमुख रूप से इंपॉर्टेंट तथ्य था जो कि किसको लेकर के था, वो आपका था इसके एग्जैक्टली तत्व के विषय में था कि मौर्य काल के विशिष्ट तत्व क्या है। तो उसी में आपका जो मैंने आपको बताया भारत का नक्शा है, जिसमें भारत के एकीकृत राज्य की स्थापना, और भारत का पहली बार नक्शा बनना। तो क्वेश्चन पूछे कि भारत का पहली बार नक्शा कब बनकर तैयार हुआ, भारत में दास प्रथा सर्वप्रथम कब समाप्त हुई, ये सब क्वेश्चन इस टाइप से बने तो आप सीधे बोलोगे मौर्य काल, चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, क्योंकि बेसिकली जो मेन जो कार्य कर रहा है वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य ही कर रहा है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके बाद आप देख लीजिए मौर्य साम्राज्य का विस्तार देख लीजिए थोड़ा सा। मौर्य साम्राज्य विस्तार, ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। अब इसमें क्या है, मौर्य साम्राज्य विस्तार में इसको ले लीजिए। अब बता रहे हैं चंद्रगुप्त जो मौर्य है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम क्या है, इसके टाइम 3 उपराजधानियां हैं, उपराजधानियां हैं इसकी, उपराजधानियां, धानियां, उपराजधानियां हैं। ठीक, जैसे उप मुख्यमंत्री, ठीक है, अपने यहाँ थे, अभी योगी जी मुख्यमंत्री हैं कंप्लीट, और 2 अन्य मुख्यमंत्री हैं जिसमें से आपके केशव प्रसाद मौर्य भी हैं। ठीक है, उप मुख्यमंत्री सेम वही प्रोसेस, उपराजधानी है। ठीक है, ठीक, 3 उपराजधानियां हैं प्लस एक प्रमुख राजधानी, एक राजधानी इधर। ठीक है, एक राजधानी, ठीक, जिसको आप बोलोगे प्रमुख राजधानी यानी केंद्रीय राजधानी है। ठीक, केंद्रीय राजधानी, इसको लिख लीजिए फटाफट। ओके, तो आपको जो केंद्रीय राजधानी है वो क्या है, जो आपकी केंद्रीय राजधानी है वो आपकी पाटलिपुत्र। आपको पहले पता, जो मेन जो राजा है वो कहां संचालन करता है, पाटलिपुत्र यानी कि पटना से। ठीक, ये आपकी होगी। अब देखिए इसको लिख लिया है, इसमें एक है आपकी, अब इसमें देखिए 2 राजधानियां हैं पाटलिपुत्र में, इसमें 2 राजधानी, इसको लिख लीजिए। ठीक है, याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार घुमा के क्वेश्चन पूछे तो आप, 2 राजधानियां बेसिकली, इसमें 2 राजधानियां थी, एक तो केंद्रीय राजधानी आई, केंद्रीय राजधानी, राजधानी आपकी हो गई, एक प्राची राज्य, एक प्राची, प्राची है राज्य की राजधानी, इस टाइप से इसमें बताना है। ठीक, एक प्राची राज्य की राजधानी थी। उत्तरापथ, उत्तरापथ, उत्तरापथ के लिए राजधानी है आपकी, के लिए एक राजधानी, राजधानी यही उपराजधानी समझ लीजिए। ठीक, वो आपकी तक्षशिला, एक तक्षशिला है, तक्षशिला हो गई आपकी। ओके, एक आपकी अवंती थी, अवंती, उज्जैन वाला क्षेत्र,
ओके, उज्जैन वाला जो क्षेत्र है, ठीक है। तो ये किसके लिए थी? मध्य देश के लिए थी। मध्य देश मतलब आज की डेट में मध्य प्रदेश, मध्य देश के लिए थी। ओके, ओके। तो अब आप देख लीजिए इसमें, एक तो प्राचीन राज्य की भी राजधानी थी इसमें जो पाटलिपुत्र में थी, तो एक नंबर 1। एक आपकी है तक्षशिला, ये नंबर 2। और तीसरा है आपकी ये अवंती, उज्जैन वाला, नंबर 3। तो ये ऐसे देख लीजिए, ये वाला जो पोर्शन है वो देखिए, एक ये राजधानी की हो गई, एक उपराजधानी ये हो गई, और एक आपकी ये हो गई राजधानी, ठीक है। तो 3 उपराजधानी इनकी हो गई, जो मैंने आपको बताया 3 सब कैपिटल इसको बोलते हो, सब कैपिटल, ठीक है। तो इस समय देखिए क्या गजब का माहौल है, 3 उपराजधानी है, देखिए तभी तो सेंट्रलाइजेशन गजब का था कि जहां 3 उपराजधानी, मतलब यहाँ भी व्यवस्था जबरदस्त है। फिर तक्षशिला में आप आ जाओ, यानी कि अगर मैप आपका ये इस टाइप से है, ठीक है, ठीक, इस टाइप से अगर है मैप, ठीक, इधर इस टाइप से है, तो ये तो मध्य देश आपका पड़ता है, एमपी वाला क्षेत्र। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ मगध है, ध्यान समझिएगा, इधर कहीं मगध है, ठीक, इधर ये पाटलिपुत्र है, तो यहाँ पर सिस्टम अच्छा है, ठीक, ये आपका सिस्टम गजब का यहाँ है। एक यहाँ पर उन्होंने अवंती उज्जैन बना मारा है इधर, ठीक, और इधर आपका क्या है, एक प्राची यहीं पर है सब कैपिटल, एक यहाँ पर तक्षशिला। तो देखिए यहाँ यहाँ इस टाइप से देखिए त्रिकोणीय, किस तरीके से उन्होंने रेक्टेंगुलर, क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर 3 उपराजधानियां बना दी और एक मेन राजधानी पाटलिपुत्र है। तो टोटल 4 हो गई है, और पूरा इनका कावेरी नदी तक का क्षेत्र फैला हुआ है। तो देखिए किस तरीके से, जब इस तरीके से व्यवस्था होगी तो कंट्रोल जो होगा राजा का पूरे देश पे सही से होगा। एक राजधानी से कई बार चीजें नहीं बनती, क्योंकि बड़ा एरिया था, उनको पूरा देखना था, इधर भी था उनका, इधर भी था, पाकिस्तान अफगानिस्तान के पार्ट थे, इधर आपका है, तो कुल मिला करके देखने के लिए उन्होंने 3 राजधानियां बना रखी थी, ठीक है, और एक मेन राजधानी बना रखी, इसको लिख लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ, ये एक पॉइंट इसमें आ जाता है कई बार। ओके, तो ये मैंने आपको चंद्रगुप्त मौर्य के समय बता दिया था। अब देखिए बिंदुसार के समय में क्या है, सेकंड जो है बिंदुसार के समय में क्या चल रहा है, बिंदुसार के टाइम अगर देखें, ठीक है, तो इस टाइम क्या है आपका, बिंदुसार के टाइम में क्या है, मौर्य साम्राज्य का जो विस्तार है वो कहां पर है, साम्राज्य का जो विस्तार है वो दक्षिण भारत में हो रहा है, बिंदुसार जो आपका है, ठीक है। और इसी में आपकी चौथी राजधानी जो बनती है, आपकी चौथी राजधानी, उपराजधानी बोलिएगा, ठीक है, मेन राजधानी तो वो चौथी उपराजधानी, 3 उपराजधानी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, चौथी उपराजधानी जो है आपकी वो बन रही है स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी और कनकगिरी, कनकगिरी, ये आपका कर्नाटक का क्षेत्र, लिख लीजिए इसको, कर्नाटक का क्षेत्र है, चौथी जो आपकी उपराजधानी, ठीक, 3 उपराजधानी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में और एक उपराजधानी जो बिंदुसार। अब देखिए बिंदुसार कौन है, ये चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त, इसकी कहानी में बता देता हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य का क्या है, पुत्र है। होता ये है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य जो है, तो इनकी जो वाइफ होती है उनके साथ में एक बार क्या होता है, आपको पता होगा, मैं बता दे रहा हूँ, जो चाणक्य थे वो विषकन्या की व्यवस्था तो कर चुके थे, साथ में ही चंद्रगुप्त मौर्य को भी उन्होंने विष गुरु बना दिया था। क्या करते हैं ये शुरू से ही, प्रारंभ से ही थोड़ी थोड़ी बूंद में चंद्रगुप्त मौर्य को भी क्या करते थे, थोड़ा थोड़ा जहर देते थे, ठीक, तो इनमें भी जबरदस्त जहर भर गया था, विष गुरु बन चुके थे। अच्छा, ये बात चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं पता थी, ये चाणक्य की कूटनीति का हिस्सा था। और होता उसमें एक बार प्यार वश क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे अपनी वाइफ के साथ एक ही थाली में खाना खाने लगते हैं, प्यार की वजह से, तो प्यार बस वो खाना खाने लगते, ये बात चाणक्य को पता नहीं चलती है, क्योंकि राजा महाराजा साथ में जल्दी बल्दी खाना नहीं खाते थे, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य वो 4 घंटे के वक्त सोता है, ठीक है, तो 24 घंटे 4 घंटे सोता है, तो जबरदस्त चक्रवर्ती सम्राट है। तो कभी चाणक्य ने सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा, तो वो एक ही में खाने लगते, तो खाना खाने से क्या होता है कि जो जहर बॉडी में है चंद्रगुप्त मौर्य के, तो वो खाना खाने के माध्यम से आपस में प्यार बस
क्या होता है, जैसे जूठा खा लिया प्यार में हो जाता है। तो उसी कारण से वो जहर क्या होता है, इनकी वाइफ जो थी उनके पेट में चला जाता है। तो जब इनके पेट में वो जहर चला जाता है और फिर क्या होता है कि जब इनके पेट में जहर चला जाता है तो उनके पेट में दर्द होने लगता है। उस टाइम जो इनकी वाइफ थी चंद्रगुप्त मौर्य की, उनसे बहुत प्यार करते थे, वो क्या थी, पेट से थी, यानी प्रेग्नेंट थी उस टाइम। तो जब उनके जहर जाएगा तो सीधी बात है पेन शुरू हो जाएगा। तो फर्स्ट जो सर्जरी होती है वो चाणक्य करते हैं इनकी वाइफ की, इनकी चंद्रगुप्त मौर्य की वाइफ की पहली सर्जरी करते हैं। देखिए पहले सर्जन भी अगर देखा जाए एक तरीके से चाणक्य ही है उस टाइम। और क्यों, महिला की जो उन्होंने सर्जरी की थी पहली, फर्स्ट गायनेकोलॉजिस्ट। आप अगर देखो तो चाणक्य जो है, चाणक्य के विषय में एक कहानी समझ लीजिए, फर्स्ट गायनेकोलॉजिस्ट। अब इसको स्त्री स्त्री इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको बोले तो हाँ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, ठीक है। यानी कि फर्स्ट गायनेकोलॉजिस्ट है, गाय स्पेलिंग हम नहीं बता पाएंगे सही से, स्त्री रोग विशेषज्ञ यही है, क्योंकि उन्होंने पहली सर्जरी की थी किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य की वाइफ की, ताकि क्या जो बच्चा हो उसको कुछ ना हो, ठीक है। देख लीजिए इसको थोड़ा सा, ओके। तो यह हो गया, तो स्त्री रोग विशेषज्ञ थे, उन्होंने क्या हुआ, बच्चे को बाकायदा निकाल लिया। तो बिंदुसार पॉइंट पड़ता है, बिंदुसार ऐसे होता है कि जब उस बच्चे को लेते हैं तो जहर की एक बूंद जो होती है, तो बिंदुसार है तो जहर की एक बूंद, बिंदुसार अगर नाम देखें, नाम पर देखें तो जहर की एक बूंद जो होती है, एक बूंद किसके मत्थे पड़ जाती है, बिंदुसार के नाम बिंदुसार। इस वजह से इनका जो नाम होता है वो बिंदुसार पड़ जाता है, बिंदुसार रख दिया जाता है चाणक्य के द्वारा, बिंदुसार नाम है, क्योंकि जहर की एक बूंद इनके पड़ जाती है। और चूंकि ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है, तो चूंकि जहर खाए चुकी होती है उसकी वाइफ, किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य की, तो वो भी क्या होती है, वाइफ जो होती है इनकी, इनकी जो वाइफ होती है वो उसकी क्या डेथ हो जाती है, मर जाती है, ठीक है। तो अब चंद्रगुप्त मौर्य जो होते हैं कभी बिंदुसार को, मतलब छोटे पर से इसको गोद नहीं लेते कभी भी। आपको ये बहुत बड़ी गलती उनकी थी, क्योंकि इनको ये लगता है कि जब ये पैदा हुआ तो मेरी वाइफ जिसको मैं बहुत प्यार करता था उसका निधन हो गया, तो इस वजह से कभी इसको एक गोद नहीं लेते हैं। इसलिए बिंदुसार का इसी वजह से गोद कभी ना लेने के कारण, ना लेने के कारण बिंदुसार बिंदुसार बिंदु बिंदुसार का सेकंड नाम जो है बिंदुसार, आल्सो कॉल्ड, इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया दुह स्पर्श गात्र, दुह स्पर्श गात्र, ठीक है, दुह स्पर्श गात्र, त्रा है, ठीक है, दुह स्पर्श गात्र। इसका मतलब होता है जिसके शरीर को कभी पिता द्वारा स्पर्श ना किया गया, स्पर्श ना किया गया हो, ठीक है। यानी कि आप समझ लीजिए कभी इसको छुआ तक नहीं था, इतनी घृणा हो गई चंद्रगुप्त मौर्य को, तो ये दुह स्पर्श गात्र भी कहा गया है इसको। और यही बिंदुसार को, यही आपका अमित्र घात भी इसको कहा जाता है, ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं अमित्र घात किसका नाम है, तो ऑप्शन में बिंदुसार आपको मिलेगा, रख देना। अगर आपसे दुह स्पर्श गात्र भी पूछता है तो आपको नाम रखना है किसका, बिंदुसार का, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहीं पर बता दिया, ओके। इस तरीके से घटना हुई थी।
ओके, तो ये आपने लिख लिया बिंदुसार के टाइम में क्या हुआ, स्वर्णगिरी या कनकगिरी एक चौथी उपराजधानी थी। ओके, मैं मिटा रहा हूं, एक और पॉइंट ले लीजिए, इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तीसरा है जो पॉइंट, अब आता है तीसरे में अशोक। अशोक ने क्या किया था, पांचवी उपराजधानी, फिफ्थ उपराजधानी बनाई थी। यानी कि हमने आपको तीन उपराजधानी तो आपको बताई थी, एक पाटलिपुत्र में प्राची थी, ठीक, एक थी आपकी अवंती उज्जैन थी, एक आपकी तक्षशिला थी, तीन उपराजधानी थी और एक मेन राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। इसके बाद आपके आते हैं कौन, बिंदुसार। बिंदुसार क्या कहते हैं, कनकगिरी या स्वर्णगिरी, उसको कर्नाटक का जो क्षेत्र है उसको मतलब ये उपराजधानी बनाते हैं। चौथी उपराजधानी और पांचवी उपराजधानी लेकर कौन आया, अशोक। देखिए सेंट्रलाइजेशन का लेवल देखिए, हर वंश मतलब कि वंश वही है, पीढ़ी दर पीढ़ी अच्छा होता जा रहा, ठीक। तो फिफ्थ जो है आपकी वो है आपकी तोसाली। तोसाली, तोसाली या इसको आप बोलते हो तोसली। तोसली ये कहां है, कलिंग। कलिंग यानी कि उड़ीसा का जो क्षेत्र, ठीक, कलिंग यानी कि उड़ीसा का जो क्षेत्र है। आपको पता है कलिंग का युद्ध इसने जीता था, ठीक है, अशोक ने कलिंग का युद्ध जीता था और वो युद्ध इतना ज्यादा दुख से परिपूर्ण था कि इससे जो आपके अशोक थे वो आहत हो गए थे और फिर सीधे सीधे वो बौद्ध धर्म के सीधे सीधे फॉलोवर हो गए थे, ठीक, उनको मानने लगे थे। तो ये आपका है 3 पॉइंट मैंने आपको बताया मौर्य साम्राज्य के विस्तार को लेकर, खास तौर से उपराजधानी और राजधानी को लेकर, ठीक है दोस्तों। तो अब दोस्तों जब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आपसे तो मैं आपको उसमें मौर्यों का थोड़ा सा प्रशासन बता दूंगा और फिर सीधे से आपको अशोक के विषय में जरूर बताऊंगा, ठीक है। अशोक से क्वेश्चन काफी पूछ लिए जाते हैं, खास तौर से उसके धम्म को लेकर भी पूछ लिए जाते हैं, धम्म में कुछ कुछ मीनिंग होती है उसको लेकर भी पूछ लिए जाते हैं, इसका जो शिलालेख है, ठीक है, उसके विषय में थोड़ा थोड़ा पूछ लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ओके।